आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार्य पुस्तिका प्रकृति। ये कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका है प्रकृति की। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पाठ 14 जल के गुण एवं जल प्रदूषण। तो आइए इसको देखते हैं। इसमें प्रश्न दिए गए हैं और उनका उत्तर हमें लिखना है। तो पहला प्रश्न इसमें दिया है कि अपनी कक्षा में चर्चा करके लिखिए कि आपने दैनिक जीवन में सरलता से पानी के बहने की व्यवस्था किन किन जगहों पर देखी है। तो अपने गांव में आपने बच्चों आप लोगों ने जहां पर भी पानी के बहने की व्यवस्था आपने देखी है वो आप इसमें लिख सकते हैं। अपने गांव में, स्कूल में व घर का पानी मतलब घर के पानी को निकलने में आदि जगहों पर की हुई देखी है। यानी घर का पानी निकालने की व्यवस्था और स्कूल में पानी निकालने की व्यवस्था, अपने गांव में जल भराव जो हो जाता है उस पानी की निकालने की क्या व्यवस्था की गई है उसको हमने देखा है अपनी आंखों से। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि एक बॉक्स में लाल रंग का पानी रखा गया है। तो ये अब यहाँ पे ये बॉक्स दिखाया गया है। ये इस बॉक्स में पानी रखा हुआ है। अब इस पानी को इस बॉक्स से 4 गुना बड़े बॉक्स में रखा जाता है तो वह बॉक्स अब कैसे दिखाई देगा। अगर हम इस पानी को जो है ये बॉक्स छोटा दिया गया हो, इससे 4 गुना बड़ा बॉक्स हमारे पास है ये, और इसमें हमें इस पानी को उड़ेलना है, डालना है। तो हम देखते हैं कि ये अगर हम बॉक्स सहित उसमें ये बॉक्स रख दें तब तो ये पानी हमारा ऐसे रुकेगा। लेकिन अगर हम पानी को निकाल के रख देंगे तो हमारा पानी इस तरह से भी एक आकृति हमारी दिखाई गई इस तरह से रह सकता है। अगर इस तरह से दिया गया है कि ऐसे आधे में ऊपर नीचे भर जाए तो ये भी नहीं होगा। और इस तरह से भी, क्योंकि बॉक्स छोटा बड़ा है, 4 गुना बड़ा है और इसमें हमें छोटे बॉक्स का पानी इसमें डालना है तो वो पानी पूरा बॉक्स नहीं भर जाएगा। इस तरह से हमारा ये बा ऑप्शन इसमें सही होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से द्रव पदार्थ की क्या विशेषता है। तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से द्रव पदार्थ की क्या विशेषता है। पहला आता है कथन कि आयतन और आकार निश्चित होता है। तो द्रव पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि हम द्रव को जिसमें रख देंगे वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। गुब्बारे में रख दिए, लोटे में रख दिए, थाली में रख दिए, प्लेट में रख दिए, कटोरी में रख दिए, मतलब जिस किसी भी आकार के बर्तन में हम इसको रख देंगे वो उसी का रूप धारण कर लेता है। तो आकार आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। फिर अगला कथन दिया गया है कि आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। ये कथन हमारा सही है। फिर आगे है आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, ये भी गलत है। इसके बाद इनमें से कोई नहीं। अब आगे इसी में प्रश्न दिया गया है कि जल के गुण एवं जल प्रदूषण। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील है। बालू घुलनशील नहीं है। नमक पानी में घुलनशील है। ईंट पानी में घुलनशील नहीं है। पत्थर पानी में घुलनशील नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि अपनी कक्षा में की गई गतिविधि के आधार पर पानी में विलेय और अविलेय वस्तुओं के नाम बॉक्स में लिखिए। तो ये गतिविधि बच्चों आपको कक्षा में करना है। आपको जो भी वस्तुएं वहाँ अवेलेबल हों, जो भी उपलब्ध हों, उनको आप अलग अलग चीज़ें ले करके उनका प्रयोग करके इस प्रश्न को आपको हल करना है। उदाहरण के तौर पर ये हमने दे दिया है। जैसे हम चीनी लेते हैं तो चीनी पानी में पूरी तरह से घुल जाती है और घुलने के बाद होता है क्या है कि जिसमें पूछा हमें बताना क्या क्या है कि वस्तुओं का नाम देना है। फिर पानी में पूरी तरह से विलेय है, फिर पानी में पूरी तरह से विलेय नहीं है, फिर पानी का रंग बदल जाता है, पानी का रंग नहीं बदलता है। तो हम अगर प्रयोग करेंगे तो जैसे हम चीनी को पानी में डालेंगे तो हम देखेंगे कि चीनी पानी में पूरी तरह से घुल जाती है तो हम इसमें निशान लगा देंगे, और लेकिन पानी का रंग भी बदल जाता है तो यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। फिर आता है लकड़ी का बुरादा। लकड़ी का बुरादा अगर हम पानी में विलेय नहीं होता है डालेंगे और पानी का रंग भी नहीं बदलेगा। अगर उसमें मिट्टी लगी है तो थोड़ा बहुत बदल जाएगा, लेकिन हम शुद्ध बुरादा लेते हैं तो पानी का कलर नहीं बदलेगा। अब आगे आता है फिटकरी। फिटकरी को अगर हम घोलेंगे तो ये भी पानी में विलेय हो, पानी का रंग बदल जाता है। मोम जो है पानी में विलेय नहीं है और पानी का रंग भी नहीं बदलेगा। लोहे की छीलन लेते हैं, ये भी विलेय नहीं है, पानी का रंग नहीं बदलेगा। आगे आता है नमक को भी पानी में घोलते हैं तो नमक का रंग थोड़ा सा बदल जाता है, तो यहाँ पे हम इसमें और इसमें टिक कर सकते हैं। मोम को लेते हैं तो मोम जो है पानी में विलेय नहीं है पूरी तरह से और इसमें भी पानी का रंग नहीं बदलता है। फिर अगला प्रश्न आता है कि पानी से भरे हुए एक गिलास में 5 चम्मच चीनी डालने पर वह घुल जाती है, क्यों। क्योंकि समान प्रकृति वाले पदार्थ में घुल जाते हैं। अब इसके बाद आगे प्रश्न है
अगला प्रश्न 4 आता है कि निम्नलिखित विलेय तथा अविलेय पदार्थों को वर्गीकृत कीजिए। इसमें कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। मिट्टी का तेल, चीनी, दूध, नमक, उबले हुए चने, कांच, चूना, चाक, साबुन, मोम, चाय की पत्ती, हल्दी, काफ़ी, बेकिंग सोडा, चावल, आटा, घी, नींबू का रस, गुड़। ये इतने वस्तुएं दी गई हैं और इनको हमें देखना है कि कौन सी चीज़ें पानी में घुल जाती हैं और कौन सी नहीं घुलती, कौन सी विलेय हैं और कौन सी अविलेय हैं। जो पानी में घुल जाएंगी विलेय हैं और जो पानी में नहीं घुलेंगी वो अविलेय हैं। तो चीनी पानी में घुल जाती है। दूध, नमक, नींबू का रस, गुड़, साबुन, काफ़ी और बेकिंग पाउडर। साबुन जो है घुल तो जाता है लेकिन थोड़ी देर बाद होता क्या है, साबुन को जैसे घोल दो पानी में, तुरंत तो नहीं घुलता है, उसमें समय लगता है, लेकिन उसके कण जो है अलग हो जाते हैं, पूरी तरह से वो नहीं घुल पाता है। तो इसको हम अविलेय की श्रेणी में भी रख सकते हैं। फिर आगे आता है अविलेय में कौन आता है, मिट्टी का तेल, उबले हुए चने, कांच, चूना, चाक, मोम, चाय की पत्ती, हल्दी, चावल, आटा, घी, ये सब अविलेय हैं, ये सब पानी में नहीं घुलते हैं। अब इसके बाद आता है जल के गुण एवं जल प्रदूषण। आपकी कक्षा में की गई गतिविधि के आधार पर पानी में तैरने वाली और डूबने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो पानी में तैरने वाली वस्तु है कागज़, पेड़ों की पत्ती। अब जो भी स्कूल में उपलब्ध होगा वो हम कक्षा में अपना प्रयोग कर लेंगे। पंख अगर हम लाते हैं, जैसे चिड़िया के जो पंख पड़े होते हैं वो भी पानी में तैरते हैं। फिर लकड़ी रहते हैं, लकड़ी भी पानी में, जैसे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े पड़े होते हैं या बड़े टुकड़े भी पानी में अगर हम डाल देंगे तो वो जो है तैरते रहते हैं। फिर प्लास्टिक की खाली बोतल, डिब्बी आदि, ये सब जो है पानी में तैरती हैं। अब पानी में डूबने वाली चीज़ें क्या हैं, लोहा है, चाक है, कंकड़ पत्थर, ये सब पानी में डूब जाती हैं। आगे दिया गया है निम्नलिखित, इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित वस्तुओं को पानी में तैरने वाली तथा डूबने वाली वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। इसमें कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, जैसे पानी की भरी हुई प्लास्टिक की बोतल और लकड़ी की छड़, सेब, हरा भरा बैलून, हवा भरा हुआ बैलून और खाली गुब्बारा, खाली प्लास्टिक की बोतल और लोहे की कील, रबर की गेंद और कार्क। इसमें हमें देखना है कि पानी में कौन सी वस्तुएं तैरती हैं और कौन सी पानी में नहीं तैरती हैं, तो कौन सी पानी में डूब जाती हैं और कौन सी पानी में तैरती हैं। तो लगभग ये सब चीज़ें हमें मिल जाएंगी, तो इनको हम प्रयोग के तौर पर भी कर लेंगे और प्रयोग करके हम देख सकते हैं और इनको वस्तुओं को उचित खाने में लिख सकते हैं। तो इसमें से पानी से भरी हुई प्लास्टिक की बोतल ये तैरती रहेगी। फिर लकड़ी की छड़ तैरेगी, सेब तैरेगी। सेब क्या मतलब, जब लगभग सभी फल पानी में तैरते रहते हैं। हवा भरा बैलून है, खाली गुब्बारा, खाली प्लास्टिक की बोतल, रबड़ की गेंद, कार्क, ये सब पानी में तैरती रहेंगी। अब पानी में डूबने वाली वस्तु कौन सी है, लोहे की कील। अगला प्रश्न आता है कि यदि हवा से भरे हुए गुब्बारे को पानी में डुबाना हो तो क्या किया जा सकता है, अपने नोटबुक में लिखें। तो यहाँ पे हम इसमें लिख सकते हैं कि हवा से भरे गुब्बारे को पानी में डुबाने के लिए उस पर नीचे की तरफ बल लगाना पड़ेगा, लेकिन बल हटाते ही गुब्बारा तैरने लगेगा। कहने का मतलब, हम हवा से भरा हुआ गुब्बारा लें और उसको पानी में डालेंगे तो वो तैरेगा, लेकिन अगर उसको हम हाथ से पकड़ के दबाएंगे तो डूब जाएगा और जैसे ही उसको हम छोड़ेंगे वो पानी में तैरने लगेगा। अब अगला प्रश्न आता है कि जल के गुण एवं जल प्रदूषण। नीचे दिए गए चित्र 1 व चित्र 2 में कोमल के गांव को चित्र 1 में पहले और चित्र 2 में बाद को दर्शाया गया है। यानी कोमल का गांव दिखाया गया है चित्र में, ये पहले गांव था और बाद में इस तरह से गांव हो गया है। तो इसको देखकर हमें बताना है कि गांव की परिस्थितियां कैसे होंगी। तो यहाँ पे दिया गया है, पहले चित्र में दिया गया है, ये एक महिला दिखाई गई हो, तालाब से पानी भर रही है और यहाँ चिड़िया, ये बतख वगैरह तैर रही है, चिड़िया वगैरह पानी पी रहे हैं, चिड़िया वगैरह दिखाए गए हैं, घास फूस दिखाए गए हैं। और इसके बाद दूसरे चित्र में दिखाया गया है कि फैक्ट्री लग गई हैं, उनकी चिमनियों से धुआं निकल रहा है और फैक्ट्री का जो कचरा है वो पानी में गिराया जा रहा है, कूड़ा कचरा। तो अब देखते हैं कि अब इसमें दोनों में क्या अंतर आया होगा। तो इससे जो गंदा चीज़ इसमें पानी में डाला जा रहा तो ये पानी प्रदूषित हो गया। फिर यहाँ ना तो एक पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, जबकि पहले वाले में ये पेड़ दिखाई दे रहा है, दूसरे में पेड़ गायब है, पेड़ नहीं है, चिड़िया भी मतलब पक्षियाँ भी नहीं है, कोई उसमें से पानी भी नहीं ले रहा है, वो इस तरह से परिवर्तित हो गया है। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि चित्र 1 में कोमल के गाँव का विकास कम हुआ था, तब नदी का
तालाब, नदी या तालाब का पानी, स्वच्छता नदी या तालाब जो भी इसमें दिखाया गया हो। और चित्र 2 में क्या है कि चित्र 2 में कोमल के गांव का विकास हो जाने से नदी या तालाब का पानी दूषित हो गया। अब अगला प्रश्न इसमें आता है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि मनुष्य की किन किन गतिविधियों के कारण जल प्रदूषण होता है। तो यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कि पहले तो ये कारखाने लगे हुए हैं, कारखाने में चिमनियाँ हैं, कारखाने हैं, कारखाने से जो गंदा पानी है वो इसमें डाला जा रहा है। और इसके बाद ये एक आदमी जो है कपड़ा धो रहा है, धोबी कह सकते हैं। ये एक महिला बर्तन धुल रही है और ये एक लोग जानवर को नहला रहे हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो है इन सब चीज़ों से पानी प्रदूषित होता है, यही हमें इसमें लिखना है। तो कारखाने से निकलने वाला कचरा पानी में डालने से, जानवर नहलाने से, कपड़े धुलने से, बर्तन धुलने से आदि से जल प्रदूषण का कारण है, मतलब आदि जल प्रदूषण का कारण है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कारखाने से निकलने वाला कचरा पानी में डालने से, जानवर नहलाने से, कपड़े व बर्तन धुलने से आदि से जल प्रदूषण का आदि जल प्रदूषण का कारण है। अगला प्रश्न दिया गया है कि अपनी कक्षा में चर्चा करके बताइए कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए, अपनी नोटबुक में लिखिए। तो इसका उत्तर हमने ये नोटबुक में हमको इस तरह से लिख लेना है। इसमें हम क्या करेंगे, जल प्रदूषण को रोकने के लिए नंबर 1 कीटनाशकों का उपयोग कम करना चाहिए। नंबर 2 मानवीय क्रियाकलापों जैसे नदी, तालाब आदि में कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना, स्वयं नहाना आदि जल प्रदूषण को रोकने के लिए करना चाहिए। फिर अगला प्रश्न आता है कि जमीन के नीचे मिट्टी के कणों और चट्टानों के टुकड़ों के बीच पानी होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल को प्रदूषित कर सकती है। एक तो बीज रोपण दिया गया है, बीज रोपण जल को प्रदूषित नहीं करेगी। दूसरा दिया गया है कारखाने के कचरे का अपशिष्ट, ये जल को प्रदूषित करेगा। खरपतवार का बढ़ना, इससे भी जल प्रदूषित नहीं होगा। भूजल निकलने के लिए पंप बनाना, इससे भी जल प्रदूषित नहीं होगा, बल्कि कारखाने के कचरे का जो अपशिष्ट पानी में जाएगा उससे जल प्रदूषण होगा। अगला प्रश्न आता है कि मलेरिया और डेंगू मच्छर के काटने से होता है, यानी मलेरिया और डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है। तो मलेरिया मादा एनोफिलीज के काटने से होता है और डेंगू जो है एडीज मच्छर के काटने से होता है। और एक चीज़ और हम जान लें कि डेंगू का मच्छर हमेशा साफ पानी में पैदा होता है और दिन में काटता है, जबकि मलेरिया का मच्छर गंदे पानी में भी हो जाता है, लेकिन ये जो है रात में काटता है। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 2, किन जगहों पर लोगों में मलेरिया होने का डर अधिक होता है। नंबर 1 है जहां गंदगी होती है वहां रहने वाले लोगों को, ये सही है। फिर आता है कारखानों के आसपास रहने वाले लोगों को, ये भी बात सही, वहां भी गंदगी रहती है। और अगला आता है जल जमाव के पास रहने वाले लोगों को, जहाँ जल जमा होगा वहाँ भी मच्छर पैदा होंगे, तो वहाँ भी। तो इस तरह से हमारे जो है उपरोक्त सभी में इसमें निशान लगा सकते हैं, सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न आता है कि टाइफाइड किससे फैलता है। तो टाइफाइड जो है दूषित जल व भोजन से फैलता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए लक्षणों में से कौन से टाइफाइड के लक्षण हैं। तो नंबर 1 लगता है ठंड लगती है, नंबर 2 है पैर में दर्द होता है, बुखार आता है, और नंबर 4 है कि पेट के ऊपर और शरीर के अन्य भागों में फफूंदे पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे पैर में दर्द होता है और बुखार आता है, ये दोनों लक्षण सही हैं, यानी 2 और 3 इसमें सही है। अगला प्रश्न दिया गया है कि मलेरिया से बचने के लिए निम्नलिखित में से जो उपाय करना चाहिए उसके सामने सही का निशान लगाइए। अब इसमें कौन कौन सा काम करना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है। मच्छर को रोकने के लिए खिड़की और दरवाजे पर जाली लगानी चाहिए, ये सही है, क्योंकि हमें सही कथन के सामने सही का निशान लगाना है। फिर घर के अंदर कचरा इकट्ठा करके रखना चाहिए, गलत है। नंबर 4 है मच्छर मारने की दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए, ये भी कथन गलत है। फिर 5वां है बाहर जाते समय मच्छर को दूर रखने वाली क्रीम लगानी चाहिए, सही है। फिर अगला है नंबर 6 घर के आसपास पानी को जमा करके रखना चाहिए, ये भी गलत है। तो जो सही है, जो गलत है उसमें हम क्रॉस का निशान लगा दे रहे हैं। अब हम आगे आते हैं जल प्रदूषण, जल की प्रदूषण एवं जल प्रदूषण, उसी का अगला पार्ट दिया गया है। आता है डेंगू किससे फैलता है। तो डेंगू जो है लिखें, एडीज मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है।
फिर दिया गया है नीचे की बॉक्स में 2 चित्र दिखाए गए हैं, उसे देखकर बताइए कि डेंगू फैलाने वाले मच्छर कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं और उनको रोकने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि चित्र 1 में देख रहे हैं कि जो है 2 बॉक्स इसमें दिए गए हैं और दोनों में हमें बताना है कि डेंगू के मच्छर कहाँ कहाँ होते हैं और उनको रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें दिखाया गया है कि कचड़े में होते हैं, जैसे कूड़ा कचरा हमने एक जगह इकट्ठा कर दिया तो उसमें डेंगू के मच्छर पनप आते हैं। और दूसरा दिया गया है गमला है, गमले में भी डेंगू के मच्छर पनप आते हैं, पैदा हो जाते हैं। इसके बाद अगर किसी बाल्टी में या कहीं भी पानी भरा रखा हुआ है तो उसमें भी मच्छर आ जाएंगे, मच्छर पैदा हो जाएंगे। और जो पुराने टायर जो हैं छतों पे पड़े रहते हैं या कहीं भी पड़े रहते हैं, उसके अंदर जो पानी भर जाता है उसमें भी मच्छर पैदा हो जाते हैं। इसके बाद अगला आता है, अगर कंटेनर है, कोई डिब्बा है, जैसे पेंट वगैरह का डिब्बा इधर उधर पड़ा रहता है, उसमें भी अगर पानी भरा हुआ है बहुत दिन तक तो उसमें भी मच्छर पैदा हो जाते हैं। और ये दीवार दिखाई गई, दीवार पे नमी रहती है, नमी से काई बन जाती है, उस पर भी मच्छर पनप आते हैं, डेंगू फैलाने वाले मच्छर। अब इनके बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए और अगर टायर में पानी है तो उसको निकाल देना चाहिए। अगर किसी बर्तन में पानी हमें रखना है तो उसको ढक के रखना चाहिए। इस तरह से हम इनका बचाव कर सकते हैं, यानी डेंगू के मच्छरों को पैदा होने को कम कर सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे अपनी कॉपी में कि गंदी जगहों पर गमले में पानी भरे हुए टायरों व डिब्बों में नमी युक्त दीवार पर डेंगू के मच्छर उत्पन्न होते हैं। फिर आगे दिया गया है कि इसमें दूसरे चित्र को हम देख के बताएंगे कि अपने आसपास सफाई रखें, पानी कहीं ना जमा होने दें, टायरों में भरे पानी को निकाल दें। ऐसा करने से मच्छर कम पैदा होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है 3 चिकनगुनिया के बारे में अपनी नोटबुक में लिखें। यह किसके द्वारा होता है? तो यह विषाणु वायरस के द्वारा होता है। यह किससे फैलता है? एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? जोड़ों में दर्द के साथ तेज बुखार। अब है इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, इसे अपनी नोटबुक में लिखिए। तो इसको हम नोटबुक में लिख लिए हैं, देखते हैं। तो इसको अपनी नोटबुक में हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं चिकनगुनिया के रोकथाम के लिए। नंबर 1, मच्छरदानी का प्रयोग करें। और है दूसरा है अपने आसपास पानी जमा ना होने दें। अगला है कि समय समय पर कीटनाशकों का छिड़काव करें। तो ये इसके बचाव के उपाय हो गए हैं। अब अगला प्रश्न आता है कालरा हैजा कैसे होता है? तो दूषित जल से होता है। कालरा हैजा यानी कालरा जो है, इसी को कालरा भी कहा जाता है, हैजा भी कहा जाता है। बीमारी के सही लक्षणों पर निशान लगाइए। तो कालरा में जो है पतली दस्त होती है, उल्टी और पतली दस्त होती है, ये भी सही है। घबराहट होती है, सही है। बार बार बेहोश होना, जब पतली दस्त और उल्टी होगी तो कमजोरी आने से बेहोशी भी हो जाएगी। सिर दर्द होता है, ये नहीं होता है। तेज बुखार होता है, ये भी नहीं होता है। अब आगे आता है कि कालरा हैजा से बचने के उपाय को अपनी नोटबुक में लिखें। इसको भी देख लेते हैं। इसके उपाय इस तरह से हम लिख सकते हैं कि स्वच्छ जल का प्रयोग करें, यानी स्वच्छ जल का प्रयोग करें। और खाने पीने से पहले हाथों की सफाई, यानी हाथों को साबुन से धोएं। खाने पीने से पहले, कोई भी चीज़ खाने से पहले हमको साबुन से हाथ धोना चाहिए, यानी हाथों की सफाई रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि महेश और सुरेश चले जा रहे थे। अचानक सुरेश ने कहा कि इस क्षेत्र में बीमारी हमेशा होती है। उसने यह बात किस आधार पर कही होगी? गंदगी के आधार पर, वहीं वहाँ के क्षेत्र में गंदगी रही होगी, तभी सुरेश ने कहा कि यहाँ पर बीमारी होती होगी। अब आगे दिया गया है 5वां प्रश्न है कि मुकेश को यात्रा के समय भूख लगती है, उसे नाश्ता करने की इच्छा होती है। आगे जाकर उसे उनका मनपसंद नाश्ता मिल रहा था, लेकिन मुकेश ने उस जगह पर नाश्ता करना उचित नहीं समझा। मुकेश को भूख लगने के बावजूद उस जगह नाश्ता करना अच्छा क्यों नहीं लगा? वहाँ साफ सफाई नहीं रही होगी और स्वच्छ जल भी नहीं रहा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वहाँ साफ सफाई और स्वच्छ जल नहीं रहा होगा, इसलिए उन्होंने वहाँ पे नाश्ता करना उन्होंने अच्छा नहीं समझा। फिर अगला प्रश्न है कि पीलिया के क्या क्या लक्षण होते हैं? मिचली और उल्टी आना, भूख कम लगना। तो इसमें भूख कम लगती है, पीलिया में भूख कम लगती है। फिर पेशाब का रंग पीला होना, ये भी इसका एक लक्षण है। फिर है पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, ये नहीं है। फिर सिर में दर्द होना, ये भी नहीं है।
अब हाँ, ये है कि भूख जब कम लगेगी और धीरे धीरे कमज़ोरी आ जाएगी, तो कमज़ोरी होने के कारण तो पेट सिर में दर्द होगा, सिर में दर्द होना। तो ये लक्षण किताब में दिए गए हैं। अब आगे आता है कि जल के गुण एवं जल प्रदूषण। पानी की अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो छान कर और फिर दिया गया है पानी की अम्लीय अशुद्धियों को दूर करना है, तो जो विलेय नहीं है, जो पानी में नहीं घुलती हैं, तो उनको हम छान कर ही करेंगे। अब आगे आता है, यहाँ पे हम छान के लिख देंगे। अब आता है कि अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पानी की अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए छानना होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पानी के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? पानी में नमक मिलाकर ढक कर रखना चाहिए, गलत है। पानी को छान कर और उबाल कर रखना चाहिए, ये सही है। और फिर अगला है कि पानी में नमक मिलाकर धूप में रखना चाहिए, गलत है। पानी को साफ बोतल में भरकर फ्रिज में रखना चाहिए, गलत है। फिर अगला प्रश्न 3 आता है कि आपके मित्र के घर में पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो पानी को उबाल कर छान लिया जाता है, उसे ठंडा करके उपयोग किया जाता है। और आजकल RO वगैरह आ गए हैं, लेकिन बात हम गाँव की कर रहे हैं। तो गाँव में बच्चे अभी ज़्यादातर डेवलप नहीं हुआ है कि वो लोग RO लगवाएं। तो हम बच्चों से बातचीत किए हैं, तो उससे ये निष्कर्ष निकला है कि पानी को उबाल कर छान कर पानी पिया जाता है ठंडा करने के बाद। अब अगला आता है कि नदियों का पानी हमारे घरों तक पहुंचने से पहले किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? तो इसका उत्तर लिख देंगे कि पानी में ब्लीचिंग पाउडर डालकर शुद्ध किया जाता है। तो ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।